हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम पढ़ने वाले हैं 30th, 31st और 1st ऑफ अगस्त को। 30th जुलाई, 31st जुलाई एंड 1st ऑफ अगस्त को क्या क्या हुआ है, और ये हम करेंगे थ्रू द एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। भाई सबसे पहले तो 5 लोगों को they've been held and many बिल्डिंग्स हैव बीन डिमोलिश्ड, क्योंकि अभी हाल ही में हो ही नहीं सकता कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आसपास भी हो न्यूज़ के तो आपने ये खबरें ना सुनी हो। हर जगह ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक यही खबर छाई हुई है। दैट इज दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बेसमेंट में जहां पे लाइब्रेरीज बनाई गई थी, लाइब्रेरीज चलाई जा रही गई थी, वहां सडन बारिश, दिल्ली में काफी टाइम से बहुत ज्यादा बारिश चल ही रही है, तो सडनली बहुत तेज बारिश हुई, गेट टूटा और पानी एक साथ बहुत सारा बहकर नीचे चला गया। वहां पर दरवाजा लॉक होता था जो बायोमेट्रिक से खुलता था, इलेक्ट्रॉनिक टाइप का दरवाजा था, वो भी पानी की वजह से जैम हो गया, खुल नहीं रहा था, बच्चे फंस गए अंदर। एंड इसी में इवन 3 किड्स हैव डाइड, 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो वहां बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि पानी भर गया और उस पानी में वो कमरे से बाहर निकल नहीं पाए। यहाँ पर बात उठी कि भाई एक तो बेसमेंट में लाइब्रेरीज खोल कैसे रखी है, जबकि वहां परमिशन दी गई थी स्टोरेज की, वहां बच्चों को बिठाने की परमिशन ही नहीं थी, तो बेसमेंट में लाइब्रेरीज कैसे खोली गई। दूसरा, अच्छा यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं डीएमसी या दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काफी ज्यादा बड़े लेवल पे ट्राई कर रही थी कि पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया जाए ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। हालांकि उनकी भी गलती थी, बेसमेंट में आपको अलाउड नहीं था तो आपने क्यों वहां पर लाइब्रेरीज बनाई, बच्चों को एक्सेसिबल बनाया, जबकि वो स्टोरेज यूनिट के लिए आपको परमिशन दी थी। बट डीएमसी की यहाँ पे और बड़ी गलती है कि भाई जब दिल्ली की सड़कों पे पानी भरता है, जरा सी बारिश हो चाहे जोर की बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी भरता ही भरता है। तो आपको जो गटर की सफाई ना करानी चाहिए थी बिफोर मॉनसून आने से पहले, बाकायदा जो भी वाटर आउटलेट्स होते हैं, गटर नालियां, ये सब मैनहोल्स होते हैं, इनकी सफाई कराई जाती है ताकि वाटर ब्लॉकेज ना हो, ये भी नहीं कराई गई थी। तो काफी बड़ी जिम्मेदारी तो डीएमसी की भी आती है, जहां पर दे आर श्रगिंग इट ऑफ और पूरा का पूरा ब्लेम वो ट्राई कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे चला जाए। पढ़ते हैं न्यूज में क्या बात हुई थी। 7 persons have been arrested so far, basements of coaching centers sealed and encroachments on drain raised. होम मिनिस्ट्री फॉर्म्स कमिटी टू इंक्वायर इनटू द कॉज। होम मिनिस्ट्री ने कमिटी बनाई है कि भैया पता तो लगाओ इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया, इतना बड़ा डिजास्टर कैसे हो गया। स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी बड़े लेवल पे, डिमांड करते हुए ट्रांसपेरेंसी इन इन्वेस्टिगेशन। उनको ऐसा लग रहा है कि भैया ये गवर्नमेंट बॉडी है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो इन्वेस्टिगेट हो रही है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, तो वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस को अक्यूज कर रहे हैं वो, एंड कॉर्पोरेशन को अक्यूज कर रहे हैं, डीएमसी को अक्यूज कर रहे हैं ऑफ कंप्लायंस, ऑफ कंप्लेसेंस, सॉरी कंप्लेसेंस मतलब नेग्लिजेंटली काम करना, लापरवाही करना। स्टूडेंट्स आर सेइंग दिस। तो द दिल्ली पुलिस ऑन मंडे अरेस्टेड 5 more persons in connection with the drowning of 3 IAS aspirants in the basement of civil service। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की बात है, वहां पे ही सारे के सारे ऑलमोस्ट यूपीएससी की फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इनमें जिन जिन को अरेस्ट किया गया है, परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, हरविंदर सिंह एंड तजिंदर सिंह, ये ओनर्स हैं ऑफ वेरियस फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग। इनको अरेस्ट किया गया कि आपने परमिशन कैसे दी वहां पर कि बच्चों को बेसमेंट में बिठा रखा था, लाइब्रेरीज खोल रखी थी, अलॉन्ग विच मनोज कटारिया। अच्छा, ये गेट जो टूट के पानी अंदर गया, दिस वाज बिकॉज एक एसयूवी रोड से बहुत स्पीड में निकली थी, जिससे पानी की लहर बहुत ऊंचे लेवल पे बनी और जिसके प्रेशर के वजह से गेट टूट गया और नीचे बेसमेंट में पानी गया। उसके ड्राइवर को तक अरेस्ट किया गया है। causing water to hit the gate of the basement. Water then breached the gate and flooded the basement. Authorities said the police have seized the vehicle. गाड़ी भी पकड़ ली। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर इस हाथ में मेरे जर्म्स थे, ठीक है, मैंने कहीं हाथ लगाया किसी सरफेस पे, वो सरफेस सदियों से साफ नहीं हुआ है, वहां मैंने हाथ लगाया और मैंने अपनी नाक को टच कर लिया, मेरी इम्यूनिटी खराब है, पकड़ा मेरे हाथ को बोला भैया क्या कर रहे हो, ठीक है गलती थी, लेकिन किस लेवल की गलती, तुमने एसयूवी के ओनर को अरेस्ट कर दिया, कितना स्पीड में, उसको पता था क्या वो स्पीड में जाएगा तो लहर उठेगी, पानी बेसमेंट में, मतलब व्हाट, बट ओके चलो ये भी किया गया है। कोर्ट ने रिमांड किया अक्यूज्ड को इन जुडिशियल कस्टडी।
फॉर 14 डेज जुडिशियल कस्टडीज अक्सर 14 डेज की ही होती है. ऑन संडे द कोऑर्डिनेटर एंड द ओनर ऑफ द कोचिंग सेंटर वाज अरेस्टेड. बेसमेंट्स और पोर्शंस ऑफ 5 मोर कोचिंग सेंटर, जो इसी तरीके से बेसमेंट में अपनी क्लासेस या लाइब्रेरीज खोल के बैठी थी, ऐसे 5 और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट और जो उसके हिस्से थे जो बेसमेंट में बनाए गए थे, उनको वायलेशन ऑफ लॉ के तहत सील किया गया है बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली. And so far the civic body has acted against 19 centers including one of the most famous Rouse IAS study circle. यूपीएससी एस्पिरेंट्स मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो राउस में ही पढ़ रहे होते हैं. अगर आपने कभी सुना हो तो दिल्ली जाते हैं लोग फॉर दिस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट. और ये जो पूरा इंसिडेंट है ये यही इसी के लाइब्रेरी जो बेसमेंट में बनाई गई थी वहां पर हुआ था. अब गलती किसकी है? उस बंदे की जो एसयूवी स्पीड में चला के लेके जा रहा था, जिसके वजह से ये पानी ओवरफ्लो करके गेट तोड़ के बेसमेंट में गया. ही वाज स्पीडिंग द कार. स्पीडिंग द कार इज रॉन्ग ऑफ कोर्स ऑन हिज पार्ट, बट कभी भी जब आप क्राइम की बात करते हो ना, 2 चीजें हर क्राइम में इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्टस रिया, मेंस रिया. ठीक है, इनफैक्ट पहले मेंस रिया देन एक्टस रिया. मतलब आपका मेंटल इंटेंशन या गिल्टी माइंड और उसके ऊपर आपने एक्ट किया. तो यहां मुझे समझ नहीं आ रहा है हाउ आर दे गोइंग टू एस्टैब्लिश दिस कि जो एसयूवी का ड्राइवर था उसका गिल्टी इंटेंशन था कि इतने जोर से वो कार चला के जाए कि पानी की एक लहर बन के इतने तेज प्रेशर से जाए कि गेट टूट के नीचे लाइब्रेरी या बेसमेंट में पानी भर के और लाइब्रेरी में बैठे हुए 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाएगी. इसका कनेक्शन आई थिंक इट्स टू फार फेच्ड फॉर हिम टू बी हेल्ड गिल्टी फॉर दिस पर्टिकुलर क्राइम. कि 3 बच्चे जो मर गए उसके लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल. टू फार फेच्ड, डजंट मेक सेंस एट ऑल. आई थिंक इवन द कोर्ट इज गोइंग टू से द सेम. स्पीडिंग के लिए, इस तरीके से गाड़ी चलाने के लिए, लापरवाही, नेग्लिजेंस, ये सब के लिए उसको शायद लायबल कर सकते हैं, बट नॉट दिस. Mayor Shelley Oberoi said the corporation conducted a drive to remove encroachments on Drain and Rajendra Nagar. Again, बात ये आती है कि एक तरीके से आप देखो तो ब्लेम पूरा का पूरा शिफ्ट किया जा रहा है. एक तो इनको, एसयूवी के ओनर, और दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बिल्डिंग के मालिकों को अरेस्ट किया जा रहा है. क्या इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती नहीं थी, जिनको कायदे से मॉनसून आने से पहले, जबकि आपको पता है कि दिल्ली का मॉनसून किस तरीके का होता है, इट्स नॉट लाइक इट्स द फर्स्ट टाइम कि दिल्ली में इतनी ज्यादा बारिशें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हर साल की बात है, हर साल रोड ब्लॉक्स होते हैं. एक्सीडेंट इतना बड़ा पहली बार इस तरीके का हुआ है, लेकिन हर साल अपने अपने तरीके के एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर्स भी होते रहते हैं बिकॉज ऑफ रेन्स. तो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्ट पे ये नेग्लिजेंस नहीं था, लापरवाही बहुत बड़े लेवल की नहीं थी कि उन्होंने जो गटर होते हैं जहां से पानी आराम से निकल जाता, वाटर लॉगिंग नहीं होती, ये क्लीन नहीं करा है, इसलिए उस जगह पे पानी भरा हुआ था. पानी भरना इज द मेन थिंग. मतलब सबसे बड़ी गलती यहीं से स्टार्ट हुई है, यहीं से पूरी की पूरी चीज स्टार्ट हुई कि पानी वहां भरा क्यों हुआ था, सड़क क्यों स्विमिंग पूल बनी हुई थी. और इस पे everybody is pointing fingers at the municipal corporation and they are simply shrugging it off. और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बिल्डिंग के ओनर्स, इन सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, उन्होंने एक कमिटी बिठाई है जिनको बोला है कि भैया पूरा जो इंसिडेंट हुआ है उसके सबसे पहले तो जड़ तक पहुंचो, रीजंस बताओ. दूसरे नंबर पे फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी सबसे बड़े लेवल पे जिम्मेदारी थी वो पॉइंट आउट करो और सजेस्ट करो कि हम पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके के इंसिडेंट्स को आगे से रोकने के लिए. अब देखो, पॉलिसी में चेंजेस, पॉलिसी में उतनी ज्यादा कुछ गड़बड़ियां थी भी नहीं, बस मे बी स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं था. पहले ही बेसमेंट में आपको स्टूडेंट एक्टिविटीज करना अलाउड नहीं था. जो बेसमेंट में आपको परमिशन दी गई थी वो इन एनी केस, इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ, इट वाज ओनली गिवन एज अ स्टोरेज यूनिट. तो पॉलिसी में आप चेंज कर भी दो तो सिर्फ आप ये कर सकते हो कि भैया और उसका इंप्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट कर दो, कि अगर लोग फॉलो ना करें, कंप्लाई ना करें तो उनको और बड़ा पनिशमेंट मिल जाए. मे बी दैट नॉट, आई डोंट थिंक देयर इज अ मेजर चेंज इन पॉलिसी, देयर इज अ मेजर लैक इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज दो. द कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री, जिनका नाम है जिनका नाम है मिस्टर अजीत जैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, फायर एडवाइजर, जॉइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के कन्वीनर, और ये सारे के सारे लोग मिलकर कमेटी में बैठ के इस कमेटी का
काम करने वाले बेसिकली रिसर्च करके जो सारे काम उनको दिए गए हैं इसके ऊपर रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे और उसकी डेडलाइन भी सेट की गई है विच इज 30 डेज। 30 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करनी है टू द होम मिनिस्ट्री, जो कि होम मिनिस्ट्री कोर्ट में लेकर जाकर प्रेजेंट करेगी। ओके अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। यहां पर सीबीआई ने चार्जशीट में नेम किया है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को इन द फाइनल चार्जशीट इन दिस जो लिकर पॉलिसी का केस हुआ था। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफी टाइम से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मंडे को फाइनली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अलॉन्ग विथ 5 और लोग फाइनल चार्जशीट में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ही हैज बिन नेम्ड। सीबीआई ने ये 5वां सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रेजेंट किया है, 4 और पहले कर चुके थे। सो दिस वाज द 5th सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो कि उन्होंने प्रेजेंट किया था इन द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज कावेरी बवेजा ऑल्सो नोन्ड। इसके अलावा 5 और लोगों का नाम था जो कि हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए दुर्गेश पाठक, पी साथ चंद्र रेड्डी, देन डायरेक्टर उस टाइम पे जो डायरेक्टर थे औरबिंदो फार्मा के, he has who has turned approver in the enforcement directorate's money laundering case, विनोद चौहान जो कि allegedly अभी प्रूव नहीं हुआ है, चार्जशीट में नाम आया है, तो he was allegedly involved in the South lobby in the transfer of the funds, जो पूरी आम आदमी पार्टी को फंड्स ट्रांसफर करना था उसमें बोला जा रहा है ये इन्वॉल्व थे। एंड बिजनेसमैन अमित अरोड़ा एंड आशीष माथुर, ये 5 लोगों का भी नाम फाइनल चार्जशीट में डाला गया है। सीबीआई इससे पहले ऑलरेडी 16 लोगों को चार्जशीट में 16 लोगों का नाम डाल चुकी थी, इंक्लूडिंग मिस्टर केजरीवाल एंड फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो ऑलरेडी जेल में ही है। तेलंगाना के एमएलसी के कविता, ये तीनों का ही नाम पहले से ही केस में इन्वॉल्व है। तो पहली वाली जो चार्जशीट थी वहां पे भी था इनका नाम, अभी 5th जो चार्जशीट है उसमें भी है। The agency said kickbacks of around 90 to 100 crore were paid to the Aam Aadmi Party by liquor manufacturers. एजेंसी का ऐसा कहना था कि 90 से 100 करोड़ यही पूरे घोटाले, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जब मेन ये स्कैम आया था हमने पूरी स्टोरी समझी थी। 90 से 100 करोड़ रुपए कुछ जो लिकर मैन्युफैक्चरर्स थे, शराब के मैन्युफैक्चरर्स थे, वो पे कर चुके थे टू द आम आदमी पार्टी। एंड ये जो इलेक्शन हाल ही में हुए थे उसके इलेक्शन कैंपेन में आम आदमी पार्टी ने अपने फंड्स के तौर पे इन पैसों को यूज किया है। The kickbacks were returned to them out of profit margins of wholesalers holding L1 licenses through different modes. Anyway, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। The main point here was कि जो 5th चार्जशीट जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, इसमें भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज बीन नेम्ड। ओके, अच्छा, ये अगेन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वेनेजुएला में पोल्स हो रहे थे, इलेक्शंस हो रहे थे, तो यहाँ पे निकोलस मदुरो ही वाज डिक्लेयर्ड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, सो ही हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ वेनेजुएला, ठीक है। बट द ऑपोजिशन एंड द की रीजनल नेबर्स इमीडिएटली रिजेक्टेड द ऑफिशियल रिजल्ट्स। उनका ये कहना था कि भाई ये यहाँ पे दीज इलेक्शंस आर टेंटेड, दीज आर नॉट रॉन्ग, दीज आर एक्चुअली रॉन्ग एंड कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, इवन वोटिंग में कुछ गड़बड़ियां हुई थी। वही जो ऑपोजिशन बहुत सारी चीजें क्लेम करते हैं दो। सो जैसे ही रिजल्ट आया, जो ऑपोजिशन पार्टी थी इमीडिएटली दे रिजेक्टेड द रिजल्ट और उन्होंने अपने आप को ही सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि वी आर द ऑफिशियल विनर्स। बट वोट काउंट के हिसाब से द ऑफिशियल विनर वाज निकोलस मदुरो। उसी के बाद तुरंत उन्होंने स्पीच भी दी, ऑब्वियसली टारगेटिंग द ऑपोजिशन, जिसमें उन्होंने ये बोला कि द ऑपोजिशन डज नॉट वांट कि पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहे इन द रीजन। ये अपनी ही चला रहे होते हैं, बाकायदा पूरी इलेक्शन प्रोसेस हुई है, अगर ये जीत गए होते तो ये सब फालतू का झंझट, प्रोटेस्ट एंड ऑल दैट नहीं करते। बट सिंस दे लॉस्ट, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस। ऑपोजिशन का कहना है दिस इज जस्ट अनदर फ्रॉड। टू कोट देम, the leader of opposition, he said that we want to say to all of Venezuela and the world that Venezuela has new president and it is, उनके जो कैंडिडेट थे जिनका नाम है एडमंडो गोंजालेस उरुशिया, इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज राइट। तो यहाँ भाई अब काफी बड़ा फाइट स्टार्ट होने वाली है वेनेजुएला में।
क्योंकि काफी अतरंगी सी कंडीशन हो गई है। ऑल्दो पोल्स के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियली जीते हैं वो निकोलस मदुरो है, बट ऑपोजिशन ने अपने ही कैंडिडेट को बोल दिया कि भैया फ्रॉड था तो हम नहीं मानते, हेंस आपके नए प्रेसिडेंट ये है। तो एक ऑफिशियल प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के और एक अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट है ऑपोजिशन के द्वारा, एंड ऑपोजिशन होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर देयर। सो इन द कमिंग डेज वील नीड टू सी कि वेनेजुएला में व्हाट फाइनली हैपेंस। आज आपके एग्जाम में अगर फाइनल क्वेश्चन आता है तो हो सकता है वो ये पूछें कि वेनेजुएला में काफी कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शंस में फाइनली कौन जीता। सो यू विल आंसर द ऑफिशियल चोजन कैंडिडेट या ऑफिशियल कैंडिडेट जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले थे, जिनका नाम है निकोलस मदुरो। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या क्वाड समिट हुई थी हाल ही में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर इंडिया, क्योंकि इसमें 4 मेजर रीजन्स की कंट्री साथ में आके मिलती हैं, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। वी आर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। क्वाड का मतलब ही होती है एनीथिंग विच इज 4। क्वाड, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स, तो क्वाड समिट विथ 4 मेंबर्स। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ठीक है, बहुत बड़े इंडो पैसिफिक रीजन को ये सारी कंट्रीज मिलकर कवर करती हैं, एंड इस रीजन में स्टेबिलिटी और पीस कैसे मेंटेन करनी है इसके ऊपर चर्चा करती है। इस बार भी सिमिलर ही बातचीत की थी। 2 जगहें हैं इस समय दुनिया में जहां पे अभी काफी बड़े लेवल पे वॉर हैज ब्रोकन आउट। यूक्रेन और रशिया को तो इनफैक्ट 2 साल से ज्यादा होने को आ रहा है। गाजा एंड जो वहां पे इजराइल के साथ जो गाजा का वॉर चल रहा है उसको अक्टूबर में आई थिंक 2 महीने के अंदर इट्स गोइंग टू बी अ ईयर, 1 साल से, एंड इजराइल इज नॉट इवन कंसिडरिंग बैकिंग ऑफ। फाइनली दे हैव इवन किल्ड जो हमास द मिलिटेंट ग्रुप जिन्होंने सबसे पहले 12 अक्टूबर को घुस के इजराइल में अटैक किया था, उनके लीडर को भी मार दिया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो रिलीज किया गया उसके अकॉर्डिंग, इवन देन दे आर नॉट बैकिंग ऑफ। तो क्वाड लीडर्स समिट में यही चीज पे डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से ये जो पूरा वायलेंस हो रहा है यूक्रेन और गाजा में, इसको एंड इवन म्यांमार के वायलेंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या किस तरीके से वहां पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा वायलेंस चल रहा है इन रीजन्स इन कंट्रीज में, इसको कैसे रोका जा सकता है एंड व्हाट कैन वी डू टू कंट्रीब्यूट इन गेटिंग या स्टेबिलिटी एंड पीस अगेन। अच्छा, काफी हद तक इंडिया का स्टांस न्यूट्रल ही रहता है। मोस्टली वी मेंटेन अ न्यूट्रल स्टांस, क्योंकि देखो काफी बार द एंटायर वर्ल्ड हैज कॉल्ड अपॉन इंडिया कि आप जाइए और आप रशिया को बोलिए कि व्हाट दे आर डूइंग इन यूक्रेन इज रॉन्ग। इंडिया ने इनफैक्ट जहां जहां इंडिया को लगा, इंडिया ने बोला भी है कि यस दिस यू शुडंट हैव डन, एटलीस्ट वेयर द कॉमन पीपल या सिविलियंस आर सफरिंग। वॉर कभी भी 2 गवर्नमेंट्स के बीच में होता है, 2 आइडियोलॉजीज के बीच में होता है, बट सफर हमेशा सिविलियंस करते हैं, कॉमन मैन करते हैं। सिमिलर कंडीशन अगर हम गाजा में देखें तो गाजा में इतनी खराब हालत हो गई है कि बोला जा रहा है अगले आने वाले 5-6 महीनों के अंदर वहां पे फेमाइन आ सकता है। फेमाइन इज भूखमरी के कारण जब लोग मरने लगे, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ फूड। हर दूसरे हफ्ते वहां पे 1.5 लाख 2 लाख लोग जगहों से डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। What has happened is कि अपना घर छोड़ के लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं, वो सदर्न स्ट्रिप की तरफ आए, वहां पे अटैक हुआ, वहां छोड़ के निकले, ईस्टर्न साइड पे गए, वहां पे अटैक हुआ। तो पीपल डोंट इवन हैव अ प्लेस टू स्टे इन देयर ओन कंट्री, टेंट्स में सर्वाइव कर रहे हैं, वो खाना पहुंच ही नहीं पा रहा, एड नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे, क्योंकि इजराइल ने सारे के सारे पोस्ट्स भी ब्लॉक कर रखे हैं। तो इजिप्ट जो थोड़ा बहुत खाना पीना दवाइयां पहुंचा देता था, वो भी अब इजराइल अलाउ नहीं कर रहा है। तो फेमाइन बहुत बड़े लेवल पर आ सकता है। इनफैक्ट हाल ही में न्यूज में यह भी बताया गया था कि गाजा के टेंट्स में कुछ ऐसी बीमारियां विच आर इजीली अवॉइडेबल उनका ब्रेकआउट हो गया है, विच आर कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि लोग इतने छोटे छोटे एरियाज में, इतने छोटे छोटे टेंट्स में बिल्कुल घुस घुस के रह रहे हैं, लाखों में लोग रह रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर सैनिटेशन। थोड़ी ना वो अपना घर, बाथरूम और साफ सफाई और साफ कपड़े लेके घूम रहे हैं, रातों रात घर से भागना पड़ा है। तो बहुत बड़ा सैनिटेशन का इशू है। इम्यूनिटी लोगों की खराब हो चुकी है बिकॉज उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे डिजीजेस हैव ब्रोकन आउट इन दीज कैंपिंग एरियाज।
तो बहुत बड़े लेवल का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, उसी के ऊपर डिस्कशन हुआ था। आइए देखते हैं क्या क्या। द क्वाड्रिलेटरल ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए इंटेंड्स टू एक्सपैंड द इंडो पैसिफिक डोमेन अवेयरनेस, जिसको हमने पढ़ा था IPMDA बोलते हैं, इनटू इंडियन ओशन रीजन। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सारे कंट्रीज, अभी ये लीडर्स समिट नहीं थी, फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे यहाँ पे, तो इन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द 4 कंट्रीज ये मिले थे इस समिट के लिए टोक्यो में, तो जापान में हुई थी इस बार की ये समिट। एड्रेसिंग द मीटिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो इंडिया के हैं मिस्टर S जयशंकर, उनने ये बोला था कि चारों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं और हम साथ में काम कर रहे हैं, पावरफुल, एंड वी आर वर्किंग एज अ पावरफुल स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। मिनिस्ट्रीज ऑल्सो कॉल्ड फॉर इमीडिएट सीजेशन ऑफ वायलेंस इन यूक्रेन, गाजा एंड म्यांमार। टू कोट देम, उनका ये कहना था कि we continue to work with the Pacific Islands Forum Fisheries Agency to enhance regional maritime domain awareness in the Pacific through satellite data, training and capacity building. In line with such efforts, we intend to geographically expand the Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness to the Indian Ocean region as well. तो ये जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप डोमेन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले, ये पैसिफिक रीजन में काफी हद तक कॉन्सेंट्रेटेड था, इसको धीरे धीरे एक्सपैंड करने वाले हैं इन द इंडियन ओशन रीजन एज वेल। ठीक है, मैरीटाइम इज अ ह्यूज सेक्टर, क्योंकि आज भी ऑल्दो एविएशन सेक्टर भी काफी बड़े लेवल पे आ चुका है, बट अभी भी जो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है ना, वो मैरीटाइम सेक्टर के थ्रू ही चलता है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द फिगर स्टैंड समवेयर बिटवीन 93 to 95% ऑफ द एंटायर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तभी अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि जो हूतीज ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था रेड सी के साइड पे, जो भी अमेरिकन शिप्स आ रही थी, तो काफी टाइम के लिए ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस रूट के थ्रू बंद हो गया था और पूरी दुनिया की कंट्रीज बहुत नाराज हुई थी कि भाई वॉर और ये सब समझ में आता है, बट नाउ यू आर हिंडरिंग ट्रेड, और ट्रेड या पैसों के ऊपर, पेट के ऊपर लात पड़ती है तो सबको ज्यादा गुस्सा आता है समहाउ। दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट येस, तब कंट्रीज ने इतने जल्दी एक्शन लिया था टू एलिमिनेट देम कि यू वुडंट बी एबल टू इमेजिन इतने जल्दी। अच्छा, एड टू गाजा में उन्होंने क्या किया, फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये बोला कि देयर इज अ वेरी अर्जेंट नीड टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज डिलीवरीज ऑफ लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थ्रू आउट गाजा, क्योंकि इजराइल से कम पिछले 3 बार जिस भी समिट में इजराइल पार्टिसिपेट कर रहा है या आ रहा है, वहां पे पूरी दुनिया हाथ पैर जोड़ के बोल चुकी है कि एटलीस्ट इफ यू आर नॉट सॉर्टिंग थिंग्स आउट देन सीज फायर कुछ टाइम के लिए कर देते हैं, बट इजराइल इज नॉट रेडी टू लिसन। उनका ये कहना है जब तक हम जड़ से नहीं मिटा देते एक एक मेंबर ऑफ हमास को, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले। तो नाउ द वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन किस तरीके से गाजा को लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जा सकता है सेफली, एंड हाईलाइटेड द क्रूशियल नीड टू प्रिवेंट रीजनल एस्केलेशन। We urge all parties to comply with international law, including international humanitarian law as applicable. We welcome UN Security Council का जो recent resolution आया था, and strongly urge all parties concerned to work immediately and steadily towards release of all hostages and an immediate ceasefire. एक दूसरे के पास एक दूसरे के काफी सारे hostages भी हैं। To start with, गाजा से जब हमास के मिलिटेंट्स इजराइल में घुसे थे, एंटर किए थे, तो वहां से काफी सारे हॉस्टेजेस वो लेके चले गए थे। सिमिलरली इजराइल भी हॉस्टेजेस लेकर आया है एंड दे आर होल्डिंग, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट है बिकॉज दीज आर सिविलियंस। तो इमीडिएट रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस ताकि वो अपने अपने घर वापस जा सकें, एंड सीज फायर अगेन दे हैव आस्क्ड फॉर। ओके पीपल, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। वायनाड में बहुत सारे गांव के ऊपर लैंडस्लाइड होके दे हैव फ्लैटन्ड इट एंड 122 पीपल हैव डाइड। अच्छा, ये ऑफिशियल नंबर है, इससे कहीं ज्यादा क्लेम किया जा रहा है कि एक्चुअल नंबर है। 122 पीपल हैव डाइड इन दिस लैंडस्लाइड जो कि वायनाड के गांव में आया है। एटलीस्ट लाइक आई सेड अगेन कि ये ऑफिशियल नंबर एटलीस्ट इसलिए बोला जा रहा है कि अभी तक जितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, निकाला गया है डेड पीपल, वो काउंटिंग 122 है, इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। एटलीस्ट 122 पर्सन्स वर किल्ड एंड 197 इंजर्ड
after multiple landslides flattened some 3 villages in Vaithiri तालुक ऑफ हिली वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। वायनाड काफी बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे अभी मॉनसून में खास तौर पे काफी सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो इन 122 में से अ लॉट ऑफ पीपल आर इवन टूरिस्ट जो कि ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं, एंड दे स्टे इन दीज विलेजेस, होम स्टे वगैरह करते हैं। सो ये 3 जो विलेजेस हैं यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे टूरिस्ट भी थे। The death toll is expected to climb as more persons are feared dead. As many as 25 mangled body parts were recovered from the वहां पे जो नदी बहती है छलियार रिवर नियर। अच्छा, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, एक आपको रैंडम क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कि भाई जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है उसके द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, उसके तट पे कौन सी नदी, मतलब किस रिवर के बैंक पर है। तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी पूछ रहे हैं, बट इमेजिन इतना बड़ा लैंडस्लाइड आया, दिस वाज अ नेशनल इवन इंटरनेशनल न्यूज। तो यू शुड नो कि ये कौन सी नदी के बैंक पर है। दिस इज चालियार रिवर। ओके, Kerala government declared a state of mourning on Tuesday and Wednesday. Chief Minister Pinarayi Vijayan said an intense rescue effort involving state and central forces was underway in Mundakai, Churamala and Attamala localities. Prime Minister Narendra Modi has announced an ex gratia payment of 2 lakh for the next of kin of the deceased and 50,000 to the injured. जो भी injured parties हैं उनको 50,000 रुपए, and whoever have died, who have been deceased, उनके next of kin, माँ बाप हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, whoever is the next of kin, उनको 2 लाख रुपए। The government has identified a waterlogged hillock 6 kilometer from the village which abutted the Iruvanipuza river as the origin of landslides. इस एरिया को recognize किया है। The first landslide occurred at 2 AM when people were actually asleep. तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है, और सडनली लैंडस्लाइड होके देवर अंडर कई ज्यादा मीटर एंड फीट गहरे डीप ऑफ मड। When the residents were asleep, the cascading wave of sodden mud boulders and uprooted trees measured at least 2 floors in height. If the water line visible on the multi-story school building was anything to go by. 2 माले तक का हाइट था ये जो लैंडस्लाइड में पूरा मड और पानी, ट्रीज वगैरह सब साथ में है, 2 माले तक। मतलब इवन इफ रेस्क्यू ऑपरेशंस तुरंत भी स्टार्ट हो जाते तब भी कोई स्कोप नहीं था, जो लोग अंदर दब गए थे उनके बच पाने का। Images showed a wide muddy slash on the verdant uninhibited landslide hillside where the mud had slid down to bury the villages thousands of meters below. The second landslide at 4:10 AM, moving landmass rolled over the devastated locality and plunged into swollen river. ये जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे नदी है, इस तरफ से लैंडस्लाइड आया था और पिछले लैंडस्लाइड के ऊपर से निकल के पूरा का पूरा ये नदी में चला गया, कॉजिंग फ्लडिंग। तो नदी में जब गया तो वहां पे मिट्टी इकट्ठी हो गई, तो नदी का डायरेक्शन चेंज हो गया, जिससे आसपास की गांव में लोकेलिटीज में फ्लडिंग भी हो गई। इन द प्लेस ऑफ 1 रिवर देयर आर 2 नाउ, क्योंकि बीच में एकदम लैंडस्लाइड गया, बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा, तो नदी 2 में डिवाइड हो गई। तो वो जो एक नदी पूरी बह रही थी, नाउ इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 एंड दैट्स व्हाई दैट कॉज्ड फ्लडिंग एज वेल। अच्छा, ये मैप दिख रहा है आपको क्लियरली? यहाँ पे कोझिकोड है, बगल में वायनाड है, और लैंडस्लाइड यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, जो एकदम रेड एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे। एंड सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो 3 रीजन्स थे वो ये 3 रीजन्स हैं, एकदम जो बॉर्डर पे थे। तो दीज वर द 3 मेन रीजन्स विच वर हिट बहुत बड़े लेवल पे बाय दीज लैंडस्लाइड्स। अच्छा, लैंडस्लाइड्स होते क्यों हैं? देखिए, इट्स कम एक मेजर रीजन एफॉरेस्टेशन होता है। अगर एकदम बेसिक हम ज्योग्राफी में जाए तो बचपन में अगर कभी पढ़ा हो, याद हो कि लैंडस्लाइड्स होते हैं, किस एफॉरेस्टेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? ट्रीज जो होता है ना, वो उनकी जड़ें होती है बहुत डीप तक जाती हैं, वो सॉइल को जकड़ के रखती है ना। जब ट्रीज नहीं होते हैं तो क्या होता है, जब भी जरा सा भी
मूवमेंट होता है, जरा सा भी टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर, मतलब आप इमेजिन करो इसके ऊपर धूल चढ़ी हुई है, एक मोटी लेयर, अगर इसको जरा सा भी ऐसे वाइब्रेट कर दे तो वो धूल निकल जाएगी, है ना, अनलेस उस धूल को उस जगह पे किसी चीज ने जकड़ के रखा हो। सिमिलरली अर्थ के ऊपर सॉइल, मिट्टी इज लाइक धूल की एक पतली सी लेयर, जरा सा भी वाइब्रेट हो, जरा सा भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो वो सीधा भागता हुआ नीचे आता है, अनलेस ऊपर उसको जकड़ के किसी चीज ने रखा हो, विच आर ट्रीज। तो एफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, आपको रिकॉग्नाइज करे या ना करे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज। मनु भाकर, अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पे मनु भाकर हु इज इन शूटिंग, शी हैज मेड हिस्ट्री बाय, पहले तो शी हैड ऑलरेडी मेड हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट वुमन जो कि 10 मीटर पिस्टल में शी हैड वन, but now she has created history by being the first ever Indian to win two medals, not gold, bronze जीती थी, 2 medals in Olympics for India. तो मनु भाकर will go into Indian sporting legend as the first multiple medalist at an Olympic Games, winning bronze medal in 10-meter air pistol mixed team event, and the history books will also read that her accomplishment would not have been possible without a stellar supporting teammate. Mixed doubles मतलब मेल एंड फीमेल, और इनके पार्टनर थे यहाँ पे सरबजोत सिंह। About 50 minutes into the bronze medal match जो कि पेरिस में हो रहा है, इंडियन कोच कॉल्ड अ टाइम आउट। ये पूरे इवेंट के डिटेल्स दिए, दिस इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, नेक्स्ट डे हमको पता चल गया कि वायनाड का टोल जो हम पहले 122 पढ़ रहे थे, इट नेक्स्ट डे ही इट रीच्ड ओवर 200, एंड जो पूरा वहां पे कीचड़ एक तरीके से बन चुका है, उसके वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे थे। ठीक है, अच्छा, इंडिया चाइना का 13th नंबर का राउंड टेबल टॉक्स हुआ, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बोल रहे थे कि भाई एटलीस्ट LAC के अलोंग, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग, वी नीड टू मेंटेन पीस, जो कि 2020 से अभी तक मेंटेन नहीं हुआ है। हर कभी सीज फायर बोलते हो और हर कभी काउंटर अटैक्स हो जाते हैं। दिस इज वेरी 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 बिग न्यूज, जिसका मैं बता रही थी। हमास लीडर, उनका नाम है हनिये, he was killed in an air strike in Iranian capital. Hamas leader Ismail Haniyeh, he was killed in a pre-dawn airstrike in the Iranian capital Tehran. इसलिए ईरान और इजराइल की बनती नहीं है, क्योंकि इजराइल पे हमला किया हमास को पूरी फंडिंग प्रोवाइड करना, इस प्रॉक्सी ग्रुप को इनफैक्ट स्टैब्लिश ही करने का काम ईरान ने किया है। ईरान बोलते हैं कि भैया ये लिटिल सेटन है। कौन? ईरान। और बिग सेटन, इनको हम जिंदा नहीं रहने देंगे, सॉरी नॉट ईरान, इजराइल, इन लिटिल सेटन बिग सेटन को हम जिंदा नहीं रहने देंगे, हम इनको अपनी धरती से हटा के ही मानेंगे। दैट्स वाई इनका हमेशा शैडो वॉर चलता रहता था, ईरान इजराइल। अभी पहली बार इन द हिस्ट्री एवर ये शैडो वॉर बाहर निकल के फुल फ्लेजेड वॉर बना है। ईरान एंड मिलिटेंट ग्रुप सेड blaming Israel for a shock assassination that risks escalating the conflict even as the US and other nations was scrambling to prevent an all-out regional war. ईरान सुप्रीम लीडर वाउड रिवेंज अगेंस्ट इजराइल। उनका ये कहना था कि भाई हमारे टेरिटरी में घुस के जो भी आपने किया, एट द एंड ऑफ द डे यू एंटर्ड आवर टेरिटरी एंड यू ब्रोक द ट्रीटी एंड अग्रीमेंट वी हैड रीच्ड। तो यहाँ पे इस लेवल का एस्केलेट हो सकता है इशू कि इवन यूएस कुड बी इन्वॉल्व हियर, एंड ईरान हैज सेड दैट दे आर गोइंग टू किसी भी हालत में टेक रिवेंज। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि दिस इज फाइनली नाउ द एंड ऑफ दिस होल कॉन्फ्लिक्ट, तो एक्चुअली में दिस कुड बी अ बिगनिंग ऑफ अनदर होल न्यू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर 30th, 31st एंड 1st को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। वी आर गोइंग टू मीट अगेन ऑन द अपकमिंग ट्यूसडे, जिसको हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मंडे को क्या क्या हुआ है। सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडे सेशन। आई सी यू गाइज अगेन वेरी वेरी सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।